इस वीडियो में हम लोग CISF LDC ASI टेस्ट नंबर 11 का डिस्कशन करेंगे, इंग्लिश का डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो इंग्लिश के क्वेश्चंस पे आ जाते हैं सीधा। देखो, आप लोगों ने टेस्ट तो कर लिया है, बहुत लोगों ने बहुत अच्छा किया है, बता रहे थे कि सर काफ़ी अच्छा हो रहा है, काफ़ी नंबर 40। एक स्टूडेंट तो ऐसा भी बता रहा था कि वो 48 और 47 तक पहुंच गया है और मैथ्स भी काफ़ी अच्छा कर रहा है। तो होपफुली आप सब अच्छा कर रहे हैं। देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपका। क्वेश्चन जो है ना, आप अपने ग्रुप से ले लो, ग्रुप में आपके है, और ध्यान से बैठ के फिर देखो। और जो क्वेश्चन आपने रॉन्ग किया है ना, सुनो, एक चीज़ मैं क्या कहना चाहता हूँ यहाँ पे। जो क्वेश्चन आपने रॉन्ग किया होगा टेस्ट में, ठीक है ना, उसको आज और अब भी रट लो। ठीक है, आज ही रट लेना, उसको कल के लिए नहीं छोड़ना। ठीक है ना। और पहला 5 घंटे अभी रटा, इसके बाद ना एक 5 घंटे के बाद रिवाइज कर लेना, सोते वक्त या जब भी कभी हो। और एक जो है 24 घंटे के बाद। बस 2 रिवीजन चाहिए, एक 5 घंटे के बाद, एक 24 घंटे के बाद। आपको जिंदगी भर के लिए याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, जो ये फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है, द रिवर अबाउंड्स डैश फिश एंड क्रोकोडाइल। ये मैंने आपके जो पेन ड्राइव है उसमें मैंने प्रीपोजिशन वाले चैप्टर में करवाया हुआ है, प्रीपोजिशन। ठीक है ना। मैंने बताया हुआ है आपको कि फिक्स्ड, देखो, हर वर्ब के साथ एक फिक्स प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। हर वर्ब के साथ एक फिक्स प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। क्योर ऑफ, क्योर ऑफ और क्योर अगेंस्ट, दोनों का मीनिंग डिफरेंट होता है। ठीक है ना। अबाउंड्स इन, देखो जैसे ये अबाउंड है, एक वर्ब है यहाँ पे, ये अबाउंड। अबाउंड के साथ इन भी लगता है और अबाउंड्स के साथ विद भी लगता है। ठीक है, ठीक है। तो अबाउंड इन, अबाउंड विद, 2 प्रीपोजिशन लगता है इसके साथ, अबाउंड के साथ। जब इन लगता है तो मीनिंग अलग हो जाता है, और जब विद लगता है मीनिंग अलग हो जाता है। हमेशा जब आप वर्ब के साथ एक पर्टिकुलर प्रीपोजिशन यूज करते हो तो उसका मीनिंग चेंज हो जाता है। ठीक है, देखो, लेकिन अबाउंड इन और अबाउंड विद का दोनों का मीनिंग भरा जो है वो है, देखो इसका मीनिंग होता है, इसका मीनिंग होता है से भरा, सॉरी भरा हुआ, भरा हुआ, भरा हुआ। यदि हिंदी में जानोगे तो इसका मीनिंग होता है भरा हुआ, और इसका होता है से भरा, से भरा। ठीक है ना। अब इन और विद दोनों लगेगा इस। अब देखते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन में, द रिवर अबाउंड्स, भरा फिश होगा या फिश से भरा हुआ है? फिश से भरा हुआ है तो अबाउंड्स विद आना चाहिए। और वैसे भी देखो, यदि आपको ये पता है कि अबाउंड्स के साथ इन या विद ही लग सकता है, तो आप तो वैसे ही ऑफ काट दोगे, ऑन काट दोगे, एट काट दोगे, तो इसका मतलब विद ही आएगा। कंफ्यूजन का कोई चांस ही नहीं रह जाएगा। समझ गए। लेकिन फिश से भरा हुआ है तो विद आ जाएगा। समझ गए। एक चीज ये समझ सकते हो आप। दूसरा एक चीज और समझो, अबाउंड इन तब लगता है जब हमें वर्ब की जरूरत हो। अबाउंड विद, विद तब लगता है जब एडजेक्टिव हो, एडजेक्टिव का यूज हो रहा हो। तो देखो, तो ये फिश है ना। फिश के पीछे क्या आएगा? क्या आएगा? एडजेक्टिव ही तो आएगा ना उनके पीछे। तो रिवर अबाउंड्स विद फिश एंड क्रोकोडाइल। ठीक है, और ये आप ऐसे याद रख लो, से भरा हुआ, फिश से भरा हुआ होगा क्रोकोडाइल से। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी अबाउंड्स यहाँ पे वर्ब तो पहले से है। ठीक है, समझ गए। तो इन और विद, देखो अब आपको यहां से एक चीज ये भी पता चल गया ना कि यदि आपको ये पता है कि अबाउंड के साथ इन लग सकता है या विद, तो भी आप कर सकते हो क्वेश्चन, है कि नहीं। तो आप प्रीपोजिशन वाले उस चैप्टर को बहुत ध्यान से करो, और जो आपको मैंने फिक्स प्रीपोजिशन बताए हुए हैं जो इंपॉर्टेंट हैं वो जरूर कर लो। ठीक है, चलो उन्हीं से क्वेश्चन मेनली आता है। नेक्स्ट देखो, द ऑडिटर वॉज आस्क्ड टू डैश द अकाउंट। ठीक है ना, आस्क टू डैश द अकाउंट। काउंट, चेक, स्पॉट या चेक। अब देखो सुनो, काउंट का मीनिंग तो होता है काउंट करना, गिनना। चेक का मतलब चेक करना, है ना, जांचना। और जो ये चेक है SHEQUE, ये बैंक वाला चेक है, जो बैंक में आप चेक देते हो ना, बैंक किसी को चेक देते हो जो, ये वो चेक है, ये जांचने वाला चेक नहीं है। और स्पॉट का मतलब होता है कोई चीज आप ढूंढ लेना, स्पॉट कर लिया आपने,
तो ऑडिटर क्या करता है, चेक करता है वो अकाउंट को, काउंट नहीं करता है, चेक करता है क्या सही है क्या गलत है। तो क्या आएगा, टू चेक। क्लियर। देखो अच्छा मान लो इसमें नहीं भी पता है तो तुम्हें ये यदि याद रहता है कि भाई CHEQU चेक बैंक वाला होता है, तो ये ऐसे ही कट गया। स्पॉट, स्पॉट तो होता है किसी चीज़ को, गलती को पकड़ना, ठीक है ना, स्पॉट करना है ना, पर्टिकुलर एक गलती को, ठीक है। तो स्पॉट नहीं हो, अकाउंट गिनता तो नहीं है, चेक करता है क्या सही क्या गलत है, ठीक है। चलिए एवरी स्टूडेंट, एक चीज यहां ध्यान दो, देखो एवरी जो है ना सिंगुलर है, ईच, एवरी, एवरीवन, एवरी, सम वन, समबडी, नोबडी, ये सब सिंगुलर होते हैं और इनके साथ सिंगुलर ही आएगा आगे। कई बार तुम्हें ऐसा फिल इन द ब्लैंक्स आया हुआ है कि एवरी के बाद प्लूरल दे दिया है, वो रॉन्ग होता है। देखो सिंगुलर लगा हुआ है स्टूडेंट, एवरी स्टूडेंट हैड टू अबाइड डैश द रूल्स एंड रेगुलेशन। देखो मैंने आपको बताया हुआ है, ठीक है, चेक करिए आप अपने पेन ड्राइव को। अबाइड के साथ बाय लगता है और ये हमेशा रूल्स के लिए आता है। अबाइड बाय रूल्स मतलब रूल्स से बंध के रहना, ठीक है, तो अबाइड बाय रूल होगा, ठीक है। आगे जाओ 54, कन्वेंट्री इज डैश बर्मिंघम। कन्वेंट्री एक प्लेस है, बर्मिंघम एक प्लेस है ब्रिटेन में, है ना, ये दोनों प्लेस हैं। तो ये दोनों कैसे होंगे, देखो कह रहे नियर बाय, नेक्स्ट, नियर, बिसाइड्स, बिसाइड। अब सुनो मेरी बात, देखो बिसाइड का क्या मीनिंग होता है। बिसाइड दो होता है ना, एक होता है BESIDE, बिसाइड, करवाया हुआ है आपको मैंने पेन ड्राइव में, देखो बिसाइड्स है ना, दो है। इसका मीनिंग होता है एक्स्ट्रा, के अलावा, के बावजूद, के अलावा, है ना। और इस बिसाइड का मतलब होता है पास में बैठना, तो पास में बैठने की बात तो नहीं है, तो ये रॉन्ग है। नियर बाय, देखो जैसे मैं ये कह सकता हूं माई फ्रेंड इज लिविंग नियर बाय मी, है ना, तो वो किसी पर्टिकुलर चीजों, छोटे चीजों को पास में दिखाने के लिए होता है, ठीक है ना। कन्वेंट्री इज नेक्स्ट हो सकता था, लेकिन हमें क्या पता कि कन्वेंट्री और के बाद बर्मिंघम है ना, तो हम ये लिखते हैं नियर। प्लेस के लिए हमेशा यूज किया जाता है नियर, नियर बाय नहीं, है ना। हाँ हम लोग छोटे चीज जैसे नियर बाई शॉप, नियर बाई मार्केट, ये कह सकते हैं, लेकिन जब कोई बड़ा प्लेस होता है फिर नियर यूज करते हैं। कन्वेंट्री इज नियर बर्मिंघम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आइए, द एर इज डैश टू फॉरगिव डिवाइन, ठीक है, टू फॉरगिव डिवाइन। जो माफ कर सकता है वो ईश्वर के जैसा है, डिवाइन, है ना, जो माफ कर सकता है डिवाइन। डिवाइन देखो ये ऑलरेडी 2018 में ये क्वेश्चन सिनोनिम में भी आ चुका है डिवाइन के बारे में, ठीक है। द एर इज डैश टू फॉरगिव डिवाइन। फॉरगिव तो भगवान लाइक कोई फिगर होता है वो कर सकता है, डिवाइन का मतलब जो भगवान के जैसे होते हैं, ठीक है। टू एर इज ह्यूमन, टू एर इज नेचुरल, टू एर इज काइंडनेस, टू एर इज ह्यूमेन। मनुष्यता के जैसा, मानव नहीं होता है, जो गलतियां होती है वो मनुष्यता के है ना, मानवता। टू एर इज ह्यूमेन, ह्यूमेन नेचर, ह्यूमन तो पर्सन हो जाएगा कोई पर्टिकुलर, ठीक है ना, तो ये तो होगा नहीं। टू एर इज नेचुरल नहीं, ये ह्यूमेन है, मनुष्य, मानव करता है ऐसा। एर जो है मानवता के जैसा, मानव के जैसा है, और फॉरगिव भगवान के जैसा है ना। यहाँ ये कह रहा है, देखो डिवाइन से हमें क्लियर हो रहा है। देखो वैसे एक ईडियम है एर टू एर इज नेचुरल, ठीक है, लेकिन यहाँ और मैक्सिमम लोग इसको नेचुरल देख के लगा भी देंगे टू एर इज नेचुरल, लेकिन आप आगे देखो ना क्या लिखा हुआ है, टू फॉरगिव डिवाइन। फॉरगिव भगवान के जैसा है, इसका मतलब गलती मानवता के जैसा है, जैसे मानव लोग करते हैं, मानवों के जैसा है, मानवता के जैसा नहीं, मानवों के जैसा है, मानव करते हैं गलतियां, ठीक है ना, तो ह्यूमेन, ठीक है। नेक्स्ट देखो 56, द विलेज इज शेफील्ड इन इंग्लैंड, इट इज ओनली 6 miles अवे। द विलेज इज डैश शेफील्ड, बाय शेफील्ड, नियर शेफील्ड, बिफोर शेफील्ड, अलोंग शेफील्ड। नियर शेफील्ड, शेफील्ड के पास में है। अभी कहा था बड़े चीजों के लिए हम नियर लगाते हैं। नेक्स्ट आ जाओ कैरन, देखो
कैरन सेट एट द टेबल डैश अ न्यूज पेपर। ठीक है, देखो तो क्या आएगा, कैरन सेट एट द टेबल राइटिंग अ न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर राइट तो नहीं कर सकते, रीड करते हैं। फिजेटिंग मतलब फिंगर इधर करना न्यूज़पेपर पे नहीं। लुकिंग, रीडिंग अ न्यूज़पेपर। यदि मेरे पास रीडिंग चॉइस है तो मैं रीडिंग दूंगा, यदि रीडिंग नहीं होता तो मैं लुकिंग कर देता, है ना। लुकिंग एट न्यूज़पेपर होता, फिर लुक के साथ एट लगता है, ठीक है, तो रीडिंग अ न्यूज़पेपर होगा। ठीक है, 2 डैश वर सेंट टू गैरिसन द टाउन। ठीक है ना, गैरिसन का मतलब होता है जब आप सुरक्षा देते हैं, ठीक है ना, किसी जैसे सुरक्षा देना, प्रोवाइड करना बाय द रेजिमेंट, सैनिकों द्वारा सुरक्षा प्रदान करना। तो 2 क्या होगा, आर्मीज को, 2 जवान को, 2 रेजिम्स को। रेजिम्स का मतलब होता है राज्य, तो गलत है। रेजिम का मीनिंग क्या होता है, याद कर लो, राज्य। रेजिमेंट्स और ट्रुप्स, ठीक है, ट्रुप्स आर्मी के ग्रुप को कहते हैं, ठीक है ना। आर्मी सिंगल आर्मी, तो आर्मीज हो जाएगा डिफरेंट कंट्री का आर्मी, तो रॉन्ग है ये। अब ट्रुप्स और रेजिमेंट, ट्रुप्स छोटे होते हैं, ठीक है ना, तो ट्रुप्स नहीं आके रेजिमेंट आएगा। 2 रेजिमेंट को किया गया है। देखो यहाँ ट्रुप और रेजिमेंट में कोई गलती कर सकता है, ठीक है ना, ट्रुप्स में और रेजिमेंट में कोई गलती कर सकता है, लेकिन आप कैसे डिफरेंशिएट करोगे। देखो जो ट्रुप है, ठीक है, एक तो कभी ट्रुप्स नहीं होता, ठीक है ना, ट्रुप्स रॉन्ग है, क्योंकि जो कलेक्टिव नाउन होते हैं वो हमेशा सिंगुलर होते हैं, तो ये कैसा होगा, ट्रुप होना चाहिए था। एक तो ये रॉन्ग है इसमें, ठीक है ना। भाई ट्रुप किसको कहते हैं, ट्रुप का मीनिंग होता है जब बहुत सारी कैवलरी, हॉर्स वाले एक साथ आ जाते हैं, हॉर्स वाले सैनिक, जो कैवलरी होती है, जो हॉर्स पे राइड करते हैं, तो उसको हम ट्रुप कहते हैं, ठीक है ना। तो हमेशा ट्रुप जो है वो सिंगुलर होता है, क्योंकि ये कैसा नाउन है, ये है आपका क्या कहते हैं, कलेक्टिव नाउन, है ना। तो ये कलेक्टिव नाउन है, तो एस तो लगेगा नहीं, तो उससे भी मुझे पता चल गया, समझ गए। रेजिमेंट्स का मीनिंग क्या होता है, रेजिमेंट जो है हम कहते हैं, अब देखो आपको मैंने ये नाउन वाले चैप्टर में मैंने आपको करवाया हुआ है, आप नाउन का चैप्टर जाके देखो ध्यान से आपके पेन ड्राइव में, ग्रामर वाले सेक्शन में, उसमें मैंने आपको नाउन जब करवाया है तो उसमें कलेक्टिव नाउन करवाया हुआ है अलग से, ठीक है ना। कलेक्टिव नाउन का एक पूरा मैंने एक लिस्ट बना के आपको दिया है, तो कलेक्टिव नाउन से ये क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो रेजिमेंट्स ऑफ सोल्जर होता है ना, जब बहुत सारे सोल्जर्स एक साथ मिलते हैं तो दे आर कॉल्ड रेजिमेंट्स, है ना। अच्छा, रेजिमेंट्स का यहाँ मीनिंग है 2 डिफरेंट, अकेला रेजिमेंट भी क्या है, वो भी कलेक्टिव नाउन है, समझ गए। तो 2 रेजिमेंट को, 2 डिफरेंट रेजिमेंट को भेजा गया है। 2 रेजिमेंट होना चाहिए था, रेजिमेंट्स तो नहीं होना चाहिए था, ठीक है, ये रेजिमेंट होना चाहिए था, एस नहीं होना चाहिए था इसमें। खैर आप रेजिमेंट आंसर दो, ट्रुप्स तो फिर भी नहीं होगा, क्योंकि ट्रुप तो होता है जो घोड़े पे चलते हैं सैनिक, ठीक है। तो रेजिमेंट इज द करेक्ट आंसर। रॉन्ग करती है कमीशन भी, ऐसा नहीं है। द एम्बेसडर वॉज बेटर डैश दैन द अदर डेलीगेट। द एम्बेसडर वॉज बेटर दैन द अदर डेलीगेट, थॉटफुल, प्रेजेंटेबल, ब्रेड, प्रिपेयर्ड। द एम्बेसडर वॉज बेटर प्रिपेयर्ड दैन अदर डेलीगेट, वो बहुत अच्छे प्रिपेयर्ड है। थाउटफुल, अब यहाँ आएगा क्या, द एम्बेसडर वॉज बेटर थॉटफुल, नहीं। प्रेजेंटेबल, अपने आप को प्रेजेंट तो नहीं करेगा। ब्रेड तो नहीं होगा, ठीक है। प्रिपेयर्ड है, वो बहुत ज़्यादा प्रिपेयर्ड है, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, जब भी बेटर यूज़ होता है उसके बाद आप जो है वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करते हो, ठीक है। तो ये भी एक वर्ब यूज़ करते हो तो थर्ड फॉर्म में आता है, तो प्रिपेयर्ड है, इससे भी आप पता लगा सकते थे। 60 पे आओ। He aimed the blow dash my left eye। ठीक है, जैसे मुंह से फूकते हैं ना वो, तो ही एम्ड द ब्लो डैश, जब आप फूकते हो किसी को तो एक पर्टिकुलर जगह पे जाके लगता है वो, है ना। तो क्या होगा, इन तो एक बहुत, इन कब लगाते हैं हम, जब एक बहुत बड़े, सपोज करो एक रूम है, इस इन कहीं भी आ सकता है। इन हमेशा वॉल्यूम को शो करता है, आयतन को शो करता है, आयतन, वॉल्यूम।
और एट एक पर्टिकुलर लोकेशन को शो करता है। पूरी आंख में होता तो इन होता, एट आएगा, एट माई लेफ्ट आईज, लेफ्ट आई। ठीक है, समझ गए? ध्यान रखना, इन एक बड़े वॉल्यूम के लिए होता है, एट एक छोटे प्लेस के लिए होता है। तो एट माई आई, लेफ्ट आई। 61 पे आओ। क्या ये फॉलोइंग क्वेश्चन चूज द करेक्ट सिनोनिम हमें करना है। ओके, चलिए तो हम सिनोनिम्स करते हैं। फर्स्ट है ऑब्ड्यूरेट। ठीक है, देखो अब एक ऑब्ड्यूरेट का क्या मीनिंग होता है, जब आप किसी को एकदम जिद्दी की तरह किसी चीज के लिए मना कर दो, रिफ्यूज कर दो, तो उसे ऑब्ड्यूरेट कहते हैं। ठीक है ना? कब? जब किसी चीज को मना किया जाए, किस चीज पे आप डिसएग्री हो जाए, आप अपने ओपिनियन को चेंज करने से मना कर दें। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? स्टबर्नली। स्टबर्नली मतलब जिद्दी, जिद्दता से, है ना, जब आप में काफी जिद हो। स्टबर्नली refuses to change one's opinion, है ना, उसको कहते हैं ऑब्ड्यूरेट। भाई जिद्दी तो बहुत तरीके से हो सकते हैं लोग, है ना। one's opinion। देखो केयरलेस का क्या मीनिंग है? वन हु डोंट केयर अ थिंग, है ना। कॉन्ट्ररी का मीनिंग होता है डिफरेंट। देखो ये सब जो वर्ड्स है ना ऑप्शन में, इनको भी आपको जानना चाहिए। आपको सोचोगे कि यार कॉन्ट्ररी छोटा तो है सर, इसको क्या लिखना है? आप क्या करते हो? ऑब्डुरेट, आंसर स्टबर्न, हाँ बस हो गया, चलो खत्म। इन सब 4 वर्ड्स को भी जानना जरूरी है। हो सकता है कि वो छोटे वर्ड हो, आपको पता है, इमोशनली पता है, मतलब मन में पता है, वर्ड्स के फॉर्म में उसको पता करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप देखोगे कई बार कि आप छोटे वर्ड में फंस जाओगे। छोटे वर्ड को इस तरह से दे दिया होगा, आपको लगेगा अरे ये तो क्लियर था मुझे, लेकिन यहाँ मैं फंस रहा हूँ। ठीक है, इसीलिए एक एक वर्ड को वर्ड के फॉर्म में जानना जरूरी है। आप मन में जानते हैं हाँ इसका मतलब ये है, उससे नहीं चलेगा। आप समझो इस बात को। आप चेकआउट करो 2018 2019 का पेपर देखो ना, तो आपको अपने आप पता चलेगा, है ना, कि एकदम पास का डिफरेंस रहता है इतना। ठीक है, कॉन्ट्ररी का मीनिंग क्या हो जाएगा फिर? डिफरेंट। ठीक है ना। स्टबर्न, वन who is very hard to please, stubborn, जिद्दी, very hard to please, जिसको मनाना बहुत मुश्किल है, stubborn। कैलस का मीनिंग होता है क्रूएल, है ना। लेकिन किस सेंस में? देखो हम ये नहीं कह सकते ही इज अ कैलस किंग, ही इज अ क्रूएल किंग। कैलस किस सेंस में होता है? क्रूएल डिसरिगार्ड के लिए। ठीक है ना। क्रूएल डिसरिगार्ड मतलब जब आप किसी की बातों को क्रूएलता से मना कर दो, डिसरिगार्ड, मानो नहीं उसकी बात, तो कैलस होता है। ठीक है ना। और क्रूएल ऐसा भी हो सकता है, क्रूएल किंग, है ना। तो ध्यान रखना है वर्ड्स का। बस मैं यही कह रहा हूं, आपको वर्ड को वर्ड के फॉर्म में जानना है, वर्ड को इमोशन के फॉर्म में नहीं जानना है कि मैं जानता हूं मन में। ठीक है, वर्ड को वर्ड के फॉर्म में जानो, तो आप क्वेश्चन ढंग से और इजीली कर पाओगे और 48, 49, 50 तक पहुंच जाओगे। लैसिट्यूड, देखो लैसिट्यूड का क्या मीनिंग होता है? वैसे तो ये वर्ड बना है ना लैस से, उसका अपने आप का मीनिंग होता है इनएक्टिव, विच इज इनएक्टिव इज कॉल्ड लैस, है ना। ये ओरिजिन है, क्या कहते हैं, ग्रीक ओरिजिन है। ग्रीक में लैस का मीनिंग होता है जो इनएक्टिव होता है। ठीक है। लैसिट्यूड का मीनिंग क्या होता है? अ स्टेट ऑफ मेंटल एंड फिजिकल वीकनेस। जो सप्ताह वाला वीक होता है वो WEE के होता है, ध्यान रखना इस बात को। ठीक है, यदि आप भूल जाओ तो ऐसे याद रखो, मैन होता है वीक, तो ए है ना, तो ये इसका मतलब ये वीक कमजोरी वाली बात कह रहा है। ठीक है, ऐसे याद कर लो। स्लगिशनेस का क्या मीनिंग होता है? स्लगिशनेस का भी मीनिंग होता है स्लो, इनएक्टिव ड्यू टू लेस एनर्जी, ड्यू टू लैक ऑफ एनर्जी,
ऑफ एनर्जी, एनर्जी इसका भी एक मीनिंग होता है लैक ऑफ एनर्जी, इनएक्टिव ड्यू टू लैक ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो दोनों सेम हो गए। स्टैग्नेशन किस वर्ड से बना है? देखो आपने स्टैग्नेंट वर्ड पढ़ा होगा, स्टैग्नेंट, स्टैग्नेंट, स्टैग्नेंट मतलब होता है रुका हुआ, जमा हुआ, जैसे पाउंड, तालाब का पानी रुका हुआ होता है स्टैग्नेंट वाटर, है ना, रुका हुआ, थमा हुआ, थमा हुआ, समझ गए। यहां स्टैग्नेशन का मीनिंग क्या है? जब किसी का, जब एक लंबे पीरियड तक किसी का डेवलपमेंट, ग्रोथ रुक जाए, दैट इज कॉल्ड स्टैग्नेशन। ठीक है ना, पानी स्टैग्नेशन नहीं है यहां पे, ठीक है, वो स्टैग्नेंट होता है। तो क्या कहेंगे हम लोग? प्रोलॉन्ग्ड पीरियड ऑफ नो ग्रोथ, पीरियड ऑफ नो ग्रोथ, नो ग्रोथ। ठीक है, अच्छा, डेलिकेसी का क्या मीनिंग है? डेलिकेसी, ठीक है, देखो, अच्छा पहले एक डिप्रेशन भी रह गया ना। डिप्रेशन का क्या मीनिंग है? ग्लूमी, जब कोई बहुत ही सैड हो तो उसे हम डिप्रेशन कहते हैं, है ना, ग्लूमी, वेरी सैड आप कह सकते हो। डेलिकेसी क्या है? देखो, जब कोई चीज फाइनली बना हुआ हो, जैसे गुलाब का फूल है, कितने डेलिकेट होते हैं, मतलब उसमें बहुत सारी इंट्रिकेसी होता है, बहुत उसे फाइनली बनाया गया होता है। तो डेलिकेसी का मीनिंग होता है फाइनली। डेलिकेसी का क्या मीनिंग हो गया? फाइन। इंट्रिकेट, इंट्रिकेसी भी होता है ये, इंट्रिकेसी मतलब जो बहुत ही फाइनली बनाया गया। जैसे गुलाब का फूल देख लो, आप स्वेटर्स देख ले तो बहुत अजीब डिजाइन से बनाया जाता है, जो लगता है अरे वाह क्या फाइनली इसको किसी ने बनाया है। तो दैट इज कॉल्ड डेलिकेसी। डेलिकेसी का मीनिंग मुलायम नहीं होता है, सॉफ्ट नहीं होता। बहुत लोग डेलिकेसी का मीनिंग मुलायम समझते हैं, ठीक है, तो वो रॉन्ग है। लेसिट्यूड, स्लगिशनेस। देखो एक बात मैं यहाँ पे और आपको कहता हूँ, आप जनरली क्या होता है, वर्ड के लिए वर्ड ऐसे रटते हो, ठीक है, वर्ड का वर्ड रट लिया, लेकिन कोशिश करो वर्ड का, जब किसी वर्ड का मीनिंग रटना है तो वर्ड का मीनिंग वर्ड के फॉर्म में ना रट के एक पूरा सेंटेंस रटो उसका। उससे क्या होता है ना, उसका मीनिंग आपको ज्यादा क्लियर होगा। अकेला वर्ड का मीनिंग याद कर लोगे ना, मीनिंग कि भाई स्लगिशनेस मीन्स इनएक्टिव, तो आपको पता नहीं चल पाएगा किस तरह का इनएक्टिव। स्टैग्नेंट, थमा हुआ, स्टैग्नेशन चेंज हो गया तो आपको लगेगा कि थमा हुआ, किस तरह का थमा हुआ, ठीक है। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूं आपको कि जब भी आप वर्ड याद करो, ठीक है, तो कोशिश करो उसके साथ एक उसका कोई ऐसा सेंटेंस याद रखो जो याद करने की, सेंटेंस याद करो। हम लोग जनरली, आप 90%, 100% लोग, 99% लोग यही करते हैं, इसीलिए वो इंग्लिश बोल भी नहीं पाते हैं या इंग्लिश समझ नहीं पाते हैं, वर्ड्स याद नहीं रख पाते हैं, क्योंकि वर्ड के लिए वर्ड का फॉर्म याद करते हैं, है ना। हमें वर्ड के लिए मीनिंग याद कर लेते हैं, वर्ड के लिए पूरा सेंटेंस याद करो, सेंटेंस को समझो, तो आप कंप्लीटली फाइनली उसको समझ पाओगे, ठीक है। खैर देखो, डेसिकेटेड, डेसिकेटेड का मीनिंग होता है, डेसिकेट मतलब सूखा, और डेसिकेटेड लगा हुआ है पास्ट टेंस, तो सुखाया हुआ, ड्राइड आउट, ड्राइड आउट, ठीक है। तो ड्राई का मीनिंग तो सूखा होता है। ड्रेन का क्या मीनिंग होता है? ड्रेन का मीनिंग होता है जब किसी में से पानी निकाल दिया जाए, है ना, किसी चीज में से। टू रन आउट, टू रन आउट वाटर, ठीक है। फेड का मीनिंग क्या होता है? धूमिल पड़ जाना, जब कलर धीरे 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 धूमिल हो जाता है, दैट इज कॉल्ड फेड। जैसे सूर्य अस्त के समय कैसा हो जाता है? फेडेड हो जाता है ना। तो फेड का क्या मीनिंग हो जाएगा? ग्रेजुअली डिसअपियर, है ना, ग्रेजुअली जो धीरे धीरे डिसअपियर हो जाए, दिखना बंद हो जाए, ग्रेजुअली डिसअपियर, करेक्ट मीनिंग है इसका, डिसअपियर, ग्रेजुअली डिसअपियर। क्लियर मतलब क्लियर है ना, वेल सीन है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? डेसिकेटेड का सूखा हुआ या सूखा, ड्राई। चलिए कॉपियस पे आइए। कॉपियस का मीनिंग होता है व्हेन समथिंग इज प्रेजेंट इन अबंडेंटली, है ना, अबंडेंट इन सप्लाई, अबंडेंट, अबंडेंट इन सप्लाई। अबंडेंट का मीनिंग है जब कोई चीज बहुत भारी मात्रा में उपलब्ध हो, कॉपियस, ओके। देखो वास्ट का क्या मीनिंग होता है, ठीक है। अब वास्ट का मीनिंग आप समझते हो कि हाँ फैला हुआ कुछ होता है, बहुत ज्यादा वास्ट, ठीक है ना। वास्ट का जो करेक्ट आप यदि वर्ड एक मीनिंग समझोगे तो क्या होगा?
ऑफ वेरी ग्रेट एक्सटेंट, वेरी ग्रेट एक्सटेंट, एक्सटेंट, ठीक है। प्लेंटीफुल का मीनिंग बहुत ज्यादा, बहुत अधिक, अबेंडेंट होता है। मैसी, अब मैसी का मीनिंग आप क्या समझते हो कि हाँ चीजें जब इधर उधर होता है, बिखरा हुआ होता है, लेकिन इसके लिए आपको वर्ड या सेंटेंस का फॉर्म क्या याद है? तो वो होता है अनटाइडी, अनटाइडी या डर्टी, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? प्लेंटीफुल। समझ गए? तो ये मैंने आपको ये सारे सिनोनिम करवाया। एक बार फिर मैं कहता हूँ, वर्ड के लिए कोशिश करो उस वर्ड का जब मीनिंग याद करो तो सेंटेंस के फॉर्म में याद करो। आप देखो, एक बात देखोगे, जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट होते हैं वो इजीली पहचान लेते हैं, जिन्होंने इंग्लिश मीडियम से बचपन से पढ़ाई की है, ऐसा नहीं जिन्होंने 6 से इंग्लिश लिया है, जिन्होंने बचपन से इंग्लिश किया है, आप देखोगे वो वर्ड्स को ना यदि डिफरेंट पार्लेंस में भी डिफरेंट टाइप से भी यूज़ करोगे तो समझ जाते हैं कि हाँ ये गलत है, ये सही। क्यों? क्योंकि उन्होंने लाइफ में वर्ड के लिए एक पर्टिकुलर मीनिंग नहीं याद किया है, वो उसे सेंटेंस, कॉन्टेक्स्ट कहते हैं ना, कॉन्टेक्स्ट के फॉर्म में समझना, उस कॉन्टेक्स्ट के फॉर्म में समझते हैं, है ना। जैसे आप देखो, जैसे प्राइम मिनिस्टर या कोई भी लीडर कोई भाषण देता है, यदि थोड़ा सा कहीं से काट के बता दिया जाए, उसे सुना दिया जाए, तो हमें क्या लगता है कि यार ये तो गलत बोल रहा है। लेकिन एक्चुअली क्या है, हम जब उस पूरे भाषण को सुनते हैं तो हमें पता चलता है कि अच्छा एक्चुअल कॉन्टेक्स्ट, किस कॉन्टेक्स्ट में ये चीज़ बोला गया है, ठीक है। समझ गए इस बात को? तो ऐसे ही जब आप एक छोटा सा मीनिंग याद कर लोगे तो कॉन्टेक्स्ट समझ में नहीं आएगा, तो जब सिनोनिम बहुत पास पास का देगा तो आप जो है उसे गलत कर बैठोगे, ठीक है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ जब आप सेंटेंस के फॉर्म में उसे याद करेंगे तो प्रॉपरली उसकी मीनिंग को समझ पाएंगे, ठीक है। चलो अब आ जाओ नेक्स्ट, क्या है ये? अपोजिट मीनिंग, एंटोनिम हमें करना है, तो नेक्स्ट हम एंटोनिम करते हैं। तो फर्स्ट वर्ड हमारा जेनरस, ठीक है। देखो जेनरस का क्या मीनिंग है? जेनरस का बहुत लोग ये समझेंगे कि मीनिंग इसका है काइंड। जेनरस का जो पर्टिकुलर इसका जो एक मेन मीनिंग है वो क्या है कि जब कोई आदमी पैसे के फॉर्म में, मेनली क्या, फाइनेंशियल, धन से किसी को बहुत ज़्यादा हेल्प करे, मतलब आप गए 2 रुपये मांगने के लिए, उसने आपको 100 रुपये दे दिए, दैट इज कॉल्ड जेनरस, है ना, कि वो बहुत जेनरस है फाइनेंशियली, है ना। ये शो करता है जनरली। काइंड भी बोल देते हैं इसका सिनोनिम, लेकिन एग्जैक्टली नहीं होता, है ना। तो जेनरस का क्या मीनिंग है? शोइंग, शोइंग अ रेडीनेस, रेडीनेस मतलब उत्सुक रहता है, तत्पर रहता है, रेडीनेस, रेडीनेस टू गिव मोर ऑफ समथिंग, ऑफ समथिंग को मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूँ समथिंग, और स्पेशली क्या चीज़? मनी, पैसा। जो आवश्यकता से ज़्यादा कोई भी चीज़, जितना आपने एक्सपेक्ट किया है उससे ज़्यादा आपको दे दे, तो उस आदमी को हम क्या कहेंगे? जेनरस, ठीक है ना, जेनरस है वो, ठीक है ना। देखो अब इसमें फर्स्ट क्या है? स्टोइक। स्टोइक का क्या मीनिंग होता है? स्टोइक कौन होता है? जो पेन को, स्टोइक ऐसे पर्सन को हम कहते हैं जो पेन, दुख को बिना किसी कंप्लेन के, बिना किसी को कहे हुए झेल जाता है, किसी से कोई कंप्लेन नहीं करता है, दैट पर्सन इज कॉल्ड स्टोइक। जैसे साधु सन्यासी होते हैं, तो हम क्या कह सकते हैं हिंदी इंग्लिश में इसको? एंड्योर, एंड्योर, एंड्योर मतलब झेलना, ठीक है ना। एंड्योर पेन और हार्डशिप, हार्डशिप मतलब कठिनाई, हार्डशिप, HARDSHIP, हार्डशिप विदाउट एनी कंप्लेन। मैं यहां लिख रहा हूं, यहां लिख रहा हूं विदाउट कंप्लेन, विदाउट कंप्लेन, यहां लिख रहा हूं, देखो विदाउट कंप्लेन, जो बिना किसी कंप्लेन के अपने दर्द को झेल जाए, अपने दुख के दिनों को झेल जाए, दैट पर्सन इज स्टोइक। और जनरली ऐसे कौन होते हैं? साधु, हर्मिट, है ना। साधु को इंग्लिश में हर्मिट भी कहते हैं, सेंट्स भी कहते हैं, हर्मिट भी कहते हैं, हर्मिट। स्टिंगी क्या होता है? स्टिंगी का मतलब वो होता है जो व्हेन समवन इज नॉट शोइंग रेडीनेस टू गिव समथिंग, है ना। ठीक इसका उल्टा जेनरस का, तो अपोजिट तो यही हो जाएगा, मतलब जब कोई कोई चीज देने में तैयार ना हो, स्पेशली धन से किसी को हेल्प करने में तैयार नहीं हो, कंजूस हो, ऐसे लोगों को हम कहते हैं स्टिंगी, माइजर, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा इसका? माइजर,
माइजर, ठीक है ना, या इसी को हम निगर्ड भी कहते हैं, निगर्ड कंजूस, निगर्ड, निगर्ड कंजूस होता है, ठीक है ना। पुअर गरीब होगा, स्पेसिफिक मीनिंग एक निश्चित, पर्टिकुलर, तो जेनरस का मीनिंग जो है वो अपोजिट हो जाएगा, स्टिंगी, ठीक है। चलिए, अच्छा स्टोइक से मुझे एक वर्ड और याद आया, बहुत बार एग्जाम में आता रहता है, आप इसको देख लो, मैसोकिस्ट, मैसोकिस्ट को बहुत बार ये मिल जाएगा। मैसोकिस्ट का क्या मीनिंग होता है, जब कोई पेन को ना, देखो स्टोइक कौन होता है, जिसको पेन होता है, दर्द होता है, लेकिन वो कंप्लेन नहीं करता है कि मुझे दर्द हो रहा है, मुझे समाज से ये प्रॉब्लम है या मुझे गवर्नमेंट से प्रॉब्लम है, वो कंप्लेन नहीं करता। मैसोकिस्ट कौन होता है, जो पेन को ना, पेन को एंजॉय करता है, वन हु एंजॉय द पेन, वन हु एंजॉय द पेन, एंजॉय द पेन, जो पेन को एंजॉय कर लेता है, ठीक है ना। मेनली ये सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन को दिखाता है, सेक्सुअल पेन में जिसको मजा आता है, दैट इज कॉल्ड मैसोकिस्ट, सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन, ग्रेटिफिकेशन संतुष्टि को कहते हैं हिंदी में ग्रेटिफिकेशन, ठीक है। तो मेनली सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन के लिए होता है, नॉर्मली हम इसको ऐसे कह सकते हैं, वन हु एंजॉय द पेन, ठीक है। चलिए बैरन पे आ जाइए, बैरन का क्या है, देखो बैरन जो है ना, ये लैंड के लिए ही हम यूज करते हैं जनरली, मोस्ट प्रोबेबली इसको लैंड के लिए ही यूज किया जाता है। बैरन मीन्स बांझ, लेकिन कोख के लिए नहीं कहा जाता है, फिर उसको अनफर्टाइल कहते हैं। यदि कोई जो है वो लेडी जिसके बच्चे नहीं हो रहे हैं, तो हम उसको, हम बांझ, बैरन डिफरेंट है, ठीक है ना। ये जब जमीन कोई बांझ हो, अनप्रोडक्टिव लैंड, उसे हम बैरन कहते हैं, अनप्रोडक्टिव लैंड, अनप्रोडक्टिव, प्रोडक्टिव लैंड, जमीन के लिए यूज होता है ये वर्ड। ऑयली आप समझते हैं, तेल, पॉलिश्ड भी समझते हैं, सॉरोफुल दुख, फुल ऑफ सैडनेस। फर्टाइल का मीनिंग क्या होता है, ये अब फर्टाइल, देखो फर्टाइल का मीनिंग दोनों से चीजों से रिलेटेड है, एग्रीकल्चर से भी रिलेटेड है, मतलब लैंड के लिए भी है, और ये गर्भ के लिए भी है, ये रिप्रोडक्शन के लिए भी है, कि हाँ वंश बढ़ने के लिए, रिप्रोडक्टिवली कोई फर्टाइल है, उसके बच्चे होते हैं तो फर्टाइल है, और जमीन के लिए भी है कि यदि भूमि उपजाऊ है, उसमें एग्रीकल्चर करते हैं तो भी वो फर्टाइल है। दोनों किस्म फर्टाइल को यूज करते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग, कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग आइदर चाइल्ड और क्रॉप, चाइल्ड हो या फिर क्रॉप, ठीक है, दोनों के लिए यूज करते हैं। तो बैरन का अपोजिट क्या हो जाएगा, फर्टाइल। चलो प्रोफाउंड, देखो आपने ऐसा सुना होगा, जैसे बच्चे आजकल गेम खेलते हैं तो कहते हैं यार वो तो प्रो है इस गेम में, प्रो मतलब मास्टर, ठीक है ना, मास्टर इस गेम का वो, ठीक है। तो प्रो का मीन्स होता है वेरी ग्रेट, वेरी ग्रेट, वेरी ग्रेट। प्रोफाउंड का मीनिंग वेरी ग्रेट और वेरी इंटेंस, इंटेंस, ठीक है ना। जब कोई भी चीज बहुत ही ढंग से समझाया जा सके या बहुत इंटेंसली समझाया जाए, इंटेंस मतलब बहुत तेजी से, है ना, एक एक चीज एक्सप्लेन करके, तो हम कहते हैं एक्सप्लेन्ड भी कह सकते हैं इसको, एक्सप्लेन्ड, एक्सप्लेन्ड, तो उसे हम कहते हैं प्रोफाउंड। मिस्टीरियस का क्या मीनिंग होता है, देखो मिस्टीरियस मीन्स हिंदी में तो आता है जो आप, जिसको आप समझ ना पाओ, है ना, मिस्टीरियस जिस गुत्थी को सुलझाया ना जा सके। यदि इसी को इंग्लिश में हम कहें तो क्या कहेंगे, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड और एक्सप्लेन। मैं यहां लिख रहा हूं मिस्टीरियस का मीनिंग फर्स्ट का, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, और एक्सप्लेन, तो उसे हम मिस्टीरियस कहते हैं, एक्सप्लेन। या आइडेंटिफाई करने में भी प्रॉब्लम हो तो हम उसे मिस्टीरियस कहते हैं, ठीक है।
डिफिकल्ट तो डिफिकल्टी है। सुपरफ्लुअस का क्या मीनिंग होता है? सुपरफ्लुअस का मीनिंग होता है सरप्लस। सरप्लस जब कोई चीज एक्स्ट्रा हो जाता है, जब उसकी जरूरत नहीं हो, तो उसे हम कहते हैं सुपरफ्लुअस। देखो सुपरफ्लुअस और सरप्लस एग्जैक्टली सेम मीनिंग नहीं हो सकते। सरप्लस का मतलब जब कोई चीज आवश्यकता से अधिक है। सुपरफ्लुअस का मीनिंग है जब कोई चीज रिडंडेंट, देखो इसका जो एकदम परफेक्ट मीनिंग है वो है रिडंडेंट। रिडंडेंट मतलब जब कोई चीज यूज के मतलब एक्स्ट्रा आप यूज कर रहे हो, जब जिसकी जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम लोग कहते हो आई एम रिटर्निंग बैक। रिटर्निंग बैक, तो ये सुपरफ्लुअस है। रिटर्निंग का मीनिंग ही होता है पीछे आना, तो बैक नहीं लगेगा इसके साथ, समझी? इसी को कहते हैं सुपरफ्लुअस। सुपरफ्लुअस का मीनिंग क्या होता है? विच इज नॉट इंटेंस, जो ऊपर ऊपर है, ऑन सरफेस, ऊपर ऊपर की बातें जब कही जाए, ऑन सरफेस। कांट एक्सप्लेन्ड, विदाउट एक्सप्लेनेशन, विदाउट एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन, तो उसे हम कहते हैं सुपरफिशियल। देखो सुपर में सुपरफिशियल, सुपर मतलब क्या होता है? तेजी से, जो तेजी से भाग जाए चीजों को एक्सप्लेन करते हुए, तो सुपरफिशियल मतलब तब तो वो ऊपर ऊपर की चीजें एक्सप्लेन कर रहा है। सुपर से आप ध्यान रखो, सुपरफिशियल मतलब जब कोई किसी चीज को एक्सप्लेन ना करे, बस उसके सरफेस को छू के निकल जाए, ऊपर ऊपर चीजों को समझा के निकल जाए, दैट इज सुपरफिशियल। ओके, चलिए फ्लिपेंट पे आओ। देखो फ्लिपेंट का मीनिंग होता है जब आप किसी को रिस्पेक्ट नहीं दिखाते, किसी को रिस्पेक्ट नहीं देते। नॉट शोइंग रिस्पेक्टफुल एटीट्यूड, नॉट शोइंग रिस्पेक्टफुल एटीट्यूड, रिस्पेक्टफुल एटीट्यूड, ठीक है? तो उसे हम कहते हैं फ्लिपेंट, राइट? जब आप किसी को आदर नहीं दिखाते, आदर नहीं देते। अर्न्स्ट का क्या मीनिंग होता है? देखो अर्न्स्ट का मीनिंग होता है टू शो रिस्पेक्ट, टू शो रिस्पेक्ट, है ना? तो इसका मीनिंग तब तो इसी यही हो जाएगा, इसका अपोजिट। ये रिस्पेक्ट नहीं दिखाने वाला, रिस्पेक्ट दिखाने वाला। वार्म का मीनिंग क्या होता है? जब आप किसी को सद्भावना दिखाते हैं, जैसे वार्म वेलकम हम कहते हैं कि भाई प्रधानमंत्री का वार्म वेलकम हुआ, मेरा वहाँ वार्म वेलकम हुआ, मतलब अच्छा वेलकम हुआ, है ना? जो चीज़ें अच्छी हो। तो वार्म मेनली किसको रिप्रेजेंट करता है? कुजी मतलब प्यारा, कुजी। जैसे आप कंबल में होते हैं, हल्का हल्का वार्म लगता है, अच्छा लगता है ठंड के दिनों में, दैट इज कॉल्ड कुजी, मुलायम। कंफर्टेबल, वार्म का मीनिंग कंफर्टेबल भी होता है, कंफर्टेबल, कंफर्टेबल, है ना? जैसे एग्जाम्पल हम बोलते हैं ना वार्म वेलकम, वार्म वेलकम, इसका मतलब बहुत प्यार से हमें वो उन्होंने आदर सत्कार किया। और यदि हम कहते हैं कि कोल्ड वेलकम, मतलब ढंग से वो चाहते नहीं थे वेलकम करना, ठीक है? तो वार्म। अर्जेंट मतलब समझते हैं जो बहुत ही नीडेड है। बिजी जब कोई काम में बिजी है, तो फ्लिपेंट का अर्न्स्ट जो है इसका अपोजिट हो गया। चलिए नेक्स्ट आई, कॉजस। कॉजस का क्या मीनिंग होगा? कि जब कोई बहुत ही ज्यादा डेंजरस सिचुएशन के लिए तैयार है, केयरफुल है, केयरफुल, केयरफुल, टू अवॉइड प्रॉब्लम, प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए, या फिर और डेंजर्स, डेंजर्स, इनको अवॉइड करने के लिए जब बहुत ज्यादा कोई केयरफुल है, तो हम उसे कहते हैं कॉजस, ठीक है? डेयरिंग का मतलब क्या होता है? इसे कहते हैं यार ही इज अ डेयरिंग मैन। डेयरिंग का मतलब जो डेंजर चीजों से खेलने की इच्छा रखता हो, जो डेंजरस चीजों से डरता नहीं हो, है ना? नॉट, समझ गए? तो हम डेयरिंग कहते हैं, जो डरता नहीं है, डेयरिंग। तो कॉजस का डेयरिंग हो जाएगा, ठीक है? इनवाइटिंग, बुलावा। केयरफुल, केयरफुल का मतलब जब आप बॉस कॉजस होते हैं। एक्सूड, देखो ये बहुत अच्छा वर्ड मिल गया। इनवाइटिंग, केयरफुल तो आप जानते हैं। एक्सूड, एक्सूड का मीनिंग क्या होता है? जब कोई चीज किसी चीज में से धीरे धीरे निकलता है और लगातार निकलता रहता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल घर में यदि आपके बेली फूल रख दिया जाए, तो धीरे धीरे खुशबू आती है उसकी और आती रहती है रात भर, तो उसे कहते हैं एक्सूड, ठीक है? इसको मैं इंग्लिश में लिख देता हूँ। टू डिस्चार्ज, टू डिस्चार्ज, डिस्चार्ज मतलब निकलना। टू डिस्चार्ज समथिंग, समथिंग स्लोली, स्लोली बट रेगुलरली, कॉन्टिन्यूसली, है ना? स्टीडीली भी कहते हैं उसको। कंटिन्यूस का मीनिंग स्टीडीली, स्टीडीली, स्टीडीली मतलब कंटिन्यूस, तो उसे कहते हैं एक्सूड। जैसे आप पान खाएंगे तो धीरे धीरे से उसमें से ना आपको
सल्फर का टेस्ट आएगा, धीरे 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 आता रहेगा। ठीक है, जैसे आप आलू वाली सब्जी खाते हो तो धीरे धीरे उसमें से हींग की खुशबू आती है, दैट इज कॉल्ड एक्सूड। ओके, चलिए अब लीथल पे आइए। लीथल का मीनिंग क्या होता है? समथिंग विच इज सफिशिएंट टू कॉज डेथ, कॉजेज डेथ, मतलब सफिशिएंट हो डेथ कॉज करने के लिए, तो हम कहेंगे लीथल। डेंजरस है, हार्मफुल है, लेकिन डेथ है इसमें। ठीक है ना, तो इसका अपोजिट क्या होगा? हार्मलेस। सिक्योर, सुरक्षित, जस्ट, अभी अभी, गुड मीन्स अच्छा, तो हार्मलेस हो जाएगा इसका आंसर। चलिए, तो अभी हम लोगों ने अपोजिट मीनिंग्स कर लिया। अब हम आते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो अभी इसमें हमें ये क्वेश्चन है आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इसको करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है मास्टर ऑफ सेरेमनीज, हमने अभी अपोजिट वर्ड किया, देन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। मास्टर ऑफ सेरेमनीज, मास्टर ऑफ सेरेमनीज का यहाँ पे क्या मीनिंग है? देखो, मास्टर ऑफ सेरेमनीज का यहाँ मीनिंग ये है, जैसे कोई बहुत ऐसा प्रोग्राम होता है जहाँ पे बहुत सारे परफॉर्मर होते हैं, तो एक अनाउंसर होता है ना जो सबके बारे में बताता है, सबको इंट्रोड्यूस करता है, ये मास्टर ऑफ सेरेमनीज वो है। समझ गए? तो मास्टर ऑफ सेरेमनीज का मीनिंग ये होता है। तो हम इसको लिख लेते हैं वन हु, या फिर यहाँ पे सीधा मैं लिख देता हूँ एंकर, एंकर जो एंकरिंग करता है उस प्रोग्राम का, ठीक है, या जो होस्ट करता है, ठीक है, होस्ट है ना। फॉर एग्जाम्पल जैसे इंडियन आइडल है, तो इंडियन आइडल को जैसे कि उदित नारायण का बेटा आदित्य नारायण होस्ट करता है, तो होस्ट यहाँ पे बोल रहा है वो। कंपीर का मीनिंग भी यही होता है, एंकर या होस्ट। ऑर्गेनाइजर तो किसी भी चीज़ का हो सकता है जो किसी चीज़ को ऑर्गेनाइज करता है, कोई फंक्शन ऑर्गेनाइज करता है, कोई गेम ऑर्गेनाइज कर देता है, जैसे आईपीएल ऑर्गेनाइज होता है। मैनेजर, वन हु मैनेजेस द थिंग, तो कंपीर इसका एग्जाम्पल होगा। सेरेमनिस्ट कुछ होता ही नहीं है डिक्शनरी में, आप ढूंढोगे सेरेमनिस्ट कुछ नहीं होता है। वो इंडियन, जहां भी सेरेमनिस्ट आपको कुछ मिलेगा तो उसमें लिखा रहता है बगल में IND, मतलब इंडियन वर्ड है ये, रियल में वर्ड होता नहीं है, एग्जिस्ट नहीं करता ही। अ रेमेडी फॉर ऑल डिजीज, जो सभी डिजीज को जो है ठीक कर दे, तो आपको पता है वो पनेशिया होता है, पनेशिया। टॉनिक क्या होता है? ऐसा कोई भी दवाई जो मेडिसिनल है उसे हम टॉनिक कहते हैं, ठीक है ना। नेक्टर क्या है? नेक्टर, फूलों के रस को नेक्टर कहते हैं, जिसपे हनी भी बैठ के उसके फूलों के नेक्टर को वो क्या करता है? कलेक्ट करता है, और उससे फिर वो क्या बनाता है? शहद बनाता है, हनी बनाता है, नेक्टर से हनी बनता है, ठीक है ना। तो नेक्टर क्या है? ये जूस ऑफ द जूस ऑफ फ्लावर है ना, इसी को हनी भी कलेक्ट करते हैं। एलिक्सर, एलिक्सर का मीनिंग होता है अमृत। इट इज अ मेडिसिनल सॉल्यूशन, इंग्लिश में ऐसे भी लिखा सकता है मेडिसिनल सॉल्यूशन, मैजिकल मेडिसिनल सॉल्यूशन, उसे हम एलिक्सर कहते हैं, ठीक है ना, जो मैजिकल हो, इसको ही अमृत भी कहते हैं, ठीक है। हम लोग देखो, हम लोग इंडियन कल्चर में क्या समझते हैं अमृत का मीनिंग? वो जिसको पी के कोई अजर अमर हो जाता है, लेकिन जो इंग्लिश है और इंग्लिश कल्चर है उसमें अमृत नाम का कोई चीज़ होता ही नहीं है। वो क्या समझते हैं? वो ये समझते हैं कि एक ऐसा एलिक्सर मीन्स जो ऐसा कोई दवाई जिसको पी के किसी की कोई बीमारी ठीक हो जाए, ठीक है ना, और मैजिकल होता है वो, तो उसे एलिक्सर कहते हैं, ठीक है। लेकिन रेमेडी फॉर ऑल डिजीज को पनेशिया कहते हैं, रामबाण हिंदी में कहते हैं उसको, ठीक है। तो एलिक्सर इसका आंसर नहीं है, पनेशिया इसका आंसर है, लेकिन एलिक्सर ही होता है। अच्छा, एलिक्सर का ना एक देखो लॉजिकल कनोटेशन भी है, मतलब लॉजिकल मीनिंग कैसे हम इसका कहते हैं। जैसे देखो, हम ये कह सकते हैं फॉर एग्जाम्पल, जैसे सोशलिज्म इज द एलिक्सर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में का अमृत है सोशलिज्म, सोशल, ताकि लोगों का भला हो, इसी पे बेस्ड है हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। एलिक्सर है वो उसका अमृत तत्व है, ठीक है। इसीलिए चलो छोड़ो, रहने दो, आप बस यही समझो कि एलिक्सर का मीनिंग अमृत तत्व, ठीक है। मैं कॉन्स्टिट्यूशन की कुछ बात कहने वाला था, लेकिन छोड़ो, अभी वो फिर टाइम लग जाएगा।
73, अ प्लेस फॉर फिश और वाटर प्लांट। देखो एवियरी, एवियरी वो होता है जहां एव्स को रखते हैं। एव्स का मीनिंग क्या होता है? वर्ड्स, बर्ड्स यानी पक्षी रखते हैं जहां पे, एवियरी। एपियरी, एपी का मतलब होता है एपिस, एपिस वर्ड से आया है ये, एपिस, एपिस का मतलब होता है बी। तो हनी वी को जहां बड़े बड़े हनी हाइव्स में रखा जाता है, हाइव्स मतलब छत्ता, मधुमक्खी छत्ता, ठीक है ना, हाइव्स, हाइव्स कहते हैं उसको, बी हाइव्स, ठीक है, तो वो एपियरी होता है। हर्बेरियम क्या होता है? जो साइंस के स्टूडेंट होते हैं, बायोलॉजी के, वो डिफरेंट डिफरेंट प्लांट के पत्तों को ना सुखा के एक कॉपी में उसे चिपका के रखते हैं और उसका नाम लिख के रखते हैं क्लासिफिकेशन के लिए, ताकि उसको पहचान पाए, है ना। ड्राई लीव्स को कलेक्ट करना तो उसे हर्बेरियम कहते हैं, है ना। कलेक्शन ऑफ ड्राई लीव्स, कलेक्शन ऑफ ड्राई लीफ। अच्छा, एक्वेरियम वो जगह जहां पे फिश को रखते हैं, एक्वेरियम। ये फिश का जो है एक, आप ये कह सकते हो नेचुरल घर जो होता है फिश का, जो नेचुरल हैबिटेट होता है वो होता है सी या फिर पॉन्ड वगैरह, है ना, फ्रेश वाटर। एक्वेरियम क्या है? ये एक आर्टिफिशियल हैबिटेट है, आर्टिफिशियल या मैन मेड हैबिटेट का मतलब क्या होता है? रहने का घर, आवास स्थान, आवास, ठीक है। 74 पे आओ। द स्टडी ऑफ बर्ड इज कॉल्ड ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथो का मीनिंग होता है बर्ड, तो ऑर्निथोलॉजी, ठीक है ना। और डॉक्टर सलीम मलिक, याद रखना, डॉक्टर सलीम मलिक को भारतीय ऑर्निथोलॉजी का फादर कहा जाता है, जनक कहा जाता है, ये एग्जाम में आता है। कभी कभी ये भी पूछ लेता है डॉक्टर सलीम मलिक बर्ड सेंचुरी कहाँ है, तो आप गूगल करो, फाइंड करो, मैंने वैसे पहले के उसमें आपको ये बता रखा है। जूलॉजी मतलब पशु विज्ञान, जहाँ पे पशु, एनिमल्स के बारे में स्टडी होती है, ठीक है ना। बायोलॉजी, बायो मीन्स लाइफ, लॉजी मीन्स स्टडी, जहाँ पे लाइफ के बारे में स्टडी होता है, उनके फंक्शंस के बारे में स्टडी होता है, उनकी फिजियोलॉजी के बारे में स्टडी होता है, वो कैसे वर्क करते हैं, कैसे खाते हैं, उनमें डाइजेशन कैसे होता है, दैट इज कॉल्ड बायोलॉजी। एनाटॉमी, देखो एनाटॉमी का क्या मीनिंग होता है? जब किसी भी एनिमल के इंटरनल चीजों को स्टडी करते हैं ना, है ना, जैसे उसके इंटरनल क्या ऑर्गन है, वो कैसे फंक्शन करते हैं, दैट इज कॉल्ड एनाटॉमी। स्टडी ऑफ इंटरनल सिस्टम ऑफ एनिमल्स, ठीक है ना। अच्छा, मान लो कभी एनिमल के ऊपरी सतह को, ऊपर बाहर से वो कैसा लगता है, उसकी स्टडी करें तो उसको कहते हैं मॉर्फोलॉजी, ठीक है ना। स्टडी ऑफ द फिजिकल अपीयरेंस ऑफ द एनिमल, दैट इज कॉल्ड मॉर्फोलॉजी। देखने में कैसा लगता है, उसका कैरेक्टर कैसा है, कलर कैसा है, साइज कैसा है, दैट इज कॉल्ड मॉर्फोलॉजी। चलिए समझ गए आप। अब 75 पे आइए। द बिलीफ दैट everyone is equal and should have the same right and opportunities। ऐसा मानना, जब सब इक्वल हो, सबको इक्वल राइट हो, तो ऐसे सोसाइटी को हम कहते हैं इगैलिटेरियन सोसाइटी। इगैलिटेरियनिज्म का मीनिंग होता है जब सब इक्वल हो, इगैलिटेरियन। देखो ये क्वेश्चन आता है जब सब समान हो, इसको कहता है इगैलिटेरियन, सभी समान हो, ठीक है ना। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो सोसाइटी थी वो कैसी थी? वो इगैलिटेरियन थी, सब समान थे, उसमें कोई बड़ा या कोई छोटा नहीं माना जाता था, इगैलिटेरियन सोसाइटी थी, ठीक है। ऑल्ट्रुइस्ट, देखो ऑल्ट्रुइस्ट का मतलब क्या होता है? परोपकारी, वन हु वर्क फॉर अदर, वन हु हेल्प्स अदर, ठीक है, उसे हम कहते हैं ऑल्ट्रुइस्ट। अ सेल्फलेस वर्क, जिसमें सेल्फ नहीं हो। और ईगोइस्टिक मीन्स क्या होता है? जो अपना सेल्फ ढूंढता है, सेल्फिश। ऑक्टोजेनेरियन, ऑक्टो मीन्स 80, तो 80 से 89 के बीच में जिनका एज होता है उसे हम कहते हैं ऑक्टोजेनेरियन, ठीक है ना। और 89 के बाद 90 से यदि हो जाएगा तो 90 तो नैनोजेनेरियन। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ऑक्टोजेनेरियन, नैनोजेनेरियन, सेप्टोजेनेरियन। तो ये मैंने आपको करवाया हुआ है एक वर्ड में, आपके पेन ड्राइव में देखना, वर्ड्स में होगा वो, और वहाँ से आप उसे जरूर कर लो, वहाँ से एक ना एक क्वेश्चन हमेशा आया होगा, आप देखोगे, ठीक है। स्पेलिंग भी पूछा जाता है कभी कभी, नैनोजेनेरियन का, सेप्टाजेनेरियन का,
ठीक है, तो वहाँ से स्पेलिंग का भी ध्यान रखना पूरा। चलो अब आ जाओ ईडियम्स पे। टू कैरी द डे, टू कैरी द डे, टू कैरी द डे का मतलब होता है वो जो जिसका दिन हो, जो, तो वो क्या हो जाएगा, देखो टू पोस्टपोन द नेक्स्ट डे नहीं, टू कैरी द डे मतलब दिन उसका हो गया। टू बियर द ग्रज नहीं, द ग्रज का मतलब होता है आपकी वो जो आप जैसे कहते हैं ना तुम्हारा ग्रज है तो करो, मतलब आपको जरूरत है तो करो। टू विन अ विक्ट्री, दिस इज कॉल्ड कैरी द डे। टू डू द थिंग्स इन अ हरी मतलब जल्दी जल्दी किसी काम को निपटाना, ठीक है। अ मैन ऑफ स्ट्रॉ, अ मैन ऑफ स्ट्रॉ, देखो जो मैन स्ट्रॉ जैसा होगा, कैसा होगा वो, स्ट्रॉ मतलब क्या होता है वो जो हम नारियल पानी पीते हैं उसके साथ पाइप आता है, दैट इज कॉल्ड स्ट्रॉ। तो वो वीक होगा, उसके पास पैसे नहीं होंगे, पुअर होगा, गरीब होगा। अ वीक मैन विदाउट एनी सब्सटेंस, ठीक है। नेक्स्ट आओ, पास द बक, देखो पास द बक, पहले क्या होता था, जैसे पास द बक का क्या मीनिंग है, जैसे पहले जब राजाओं का टाइम होता था तो राजा के पास क्या होते थे, बहुत सारे जो है उनके सेना के हेड होते थे, उनके गैरिसन के जो हेड होते थे उनको कहा जाता था कि ये तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। तो वहाँ पे क्या होता था, जो आपका इसके अंदर जो है ना, इसके अंदर ये जो एक बाल्टी होती थी, बकेट जैसा होता था, ठीक है, बकेट जैसा होता था, ठीक है। तो इसके अंदर ना एक उनको कुछ डायमंड या इस तरह का दिया होता था और कहा जाता था ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लो, मान लो इसको नहीं लेना तो ये इसको पास कर देगा, मान लो ये भी ये काम नहीं कर सकता तो ये इसको पास कर देगा, दैट इज कॉल्ड पास द बक, ठीक है। यही स्टोरी ऐसे भी है कि इनको ना क्या होता था, एक भेड़ दिया जाता था, कि ये भेड़ दे दिया जाता था कि भाई तुम ये काम करो, अब ये इसको ये काम ये नहीं कर पाएगा तो ये उस भेड़ को, शिप को इसको दे देगा, ठीक है ना, ये नहीं कर पाएगा तो इसको दे देगा। और जब ये लड़ाई करने जाते थे तो भेड़ को अपने कंधे पे ले जाते थे, आप देखना इंग्लिश मूवी में ऐसा दिखाते हैं। पास द बक, तो पास द बक का मतलब क्या हो जाएगा, रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपने दूसरे को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, आपको नहीं करना वो, ठीक है। टू लूज द ग्राउंड, टू लूज द ग्राउंड का मीनिंग क्या हो जाएगा भाई, इससे हमें मतलब कि एक इनहेरेंट एक ना आवाज आती है आपको, टू लूज द ग्राउंड लगता है हार जाना होगा। अब पढ़ो क्वेश्चन को, ऑप्शंस को, बिकमिंग लेस एक्सेप्टेबल, बीइंग एक्सप्लॉइटेड, फुल्ली रिजेक्टेड, फाइंडिंग सपोर्टर, तो हार जाना तो कुछ है नहीं यहाँ पे। तो टू लूज द ग्राउंड का मीनिंग होता है कि आपको लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया, बिकमिंग लेस एक्सेप्टेबल, ठीक है। एक्सप्लॉइटेड का मीनिंग तो ये हो जाएगा कि आपका किसी ने फायदा उठा लिया, ठीक है ना, तो बिकमिंग लेस एक्सेप्टेबल। देखो कभी ना आप ऐसा हो, कभी इडियम्स करते वक्त आप फंस जाओ, लगे आइटम्स करते वक्त आप फंस गए हो, तो थोड़ा सा यदि आप मीनिंग्स पे भी जाओगे तो चीज़ों को पता कर लोगे। लेकिन कई बार वो ऐसी चीज़ें देता है कि कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, होगा कुछ मीनिंग और आंसर कुछ होगा, तो उस टाइम आप गलत कर बैठोगे। इसलिए जितना आपको आइटम्स मैंने करवाए हैं वो आप करो, ठीक है। तो आप 100% सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे, ठीक है। 45 का वो टर्न वो रखो कि भाई 45 तो लाना है, कैसे 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 45 ले आओ, ज़्यादा लिया है चलो ठीक है, लेकिन 45 का तो अपना वो रखो। 5 क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा रॉन्ग हो जाए इधर उधर, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एवरी डार्क क्लॉड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग, ये तो तुम देखो यदि अभी वेब सीरीज वगैरह देखते होगे तो ये जनरली आ जाता है ये सेंटेंस। एवरी डार्क क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग मतलब हर अनप्लीजेंट सिचुएशन में ना कुछ अच्छा भी छुपा रहता है। एवरी अनप्लीजेंट सिचुएशन हैज़ टू वेट, नो, एवरी अनप्लीजेंट सिचुएशन हैज़ अ पॉजिटिव साइड, सो दिस इज द आंसर। एवरी डार्क क्लाउड इज अपसेटिंग, नहीं ये सब कुछ नहीं है। चलो, अलाइव एंड किकिंग, अलाइव का मतलब होता है जिंदा, है ना, और किक मीन्स जो पैर मार सके, तो जिंदा है पैर मार सके, अलाइव एंड किकिंग इसका मीनिंग होता है गुड हेल्थ, ठीक है, अलाइव एंड किकिंग। अब जिंदा भी हो और पैर हाथ चला रहे हो मीन्स आपका गुड हेल्थ है। चलिए नेक्स्ट आइए, स्पेलिंग मिस्टेक्स है। देखो स्पेलिंग मिस्टेक में तो हमें करेक्ट स्पेलिंग ढूंढना है, तो जो फर्स्ट है लाइजन, लाइजन है ना, उसका ये आंसर होगा लाइजन का, ठीक है, दिस इज द आंसर ऑफ द लाइजन। क्या होता है मीनिंग लाइजन का?
आपने ऐसा सुना होगा कि ये इसको ना लाइजन अधिकारी जो है ना नियुक्त किया गया है। लाइजन मतलब जो दो डिफरेंट ग्रुप को कोऑपरेट करवाते हैं उसे कहते हैं लाइजन लाइजन कोऑपरेशन होता है इसका मीनिंग, कोऑपरेशन, कोऑपरेशन। ठीक है। सुपर न्यूमरी, देखो सुपर न्यूमरी में SUPER सुपर होगा, ठीक है, और न्यूमररी न्यूमर NUMERARY। यदि आप वर्ड्स यहां से जब देखो, जब ऐसा हो ना सब अलग अलग हो तो आप देख के पता लगाना, जब ऐसा हो ना कि सब डिफरेंट हो तो मतलब सॉरी सब एक ही जैसे हो, थोड़ा बहुत का डिफरेंस हो, तो इसमें देख के ना आप कंफ्यूज हो सकते हो। तो यदि वर्ड याद है तो सबसे अच्छा। ठीक है, देखो तो दिस वन इज द आंसर, ये है सुपर सभी में है, एन सब में है, यू सब में है, एम सब में है, ई से डिफरेंस आ रहा है। देख लो ई से डिफरेंस आ रहा है ना। सुपर न्यूमर, देखो आप इसको ऐसे सोच सकते थे न्यूमरल, न्यूमरल आपने तो सुना होगा, न्यूमरल ऐसे होता है न्यूमरल, तो न्यूमररी इसी से बना। ठीक है। हैमरेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हैमरेज बार बार एग्जाम में आता है, हैमरेज ब्रेन हैमरेज आपने सुना होगा। ठीक है, तो हैमरेज की स्पेलिंग तो ये सब गलत दिख रहा है। हैमरेज की स्पेलिंग ये होता है HEMO, हैमोरेज, R डबल R आता है, किसी में है ही नहीं, डबल R हैमोरेज RH आता है, सॉरी हैमोरेज RHAGE, हैमोरेज। ठीक है ना, ये याद रखना, ब्रेन हैमरेज। ठीक है, इसमें सारे रॉन्ग है, ये होगा करेक्ट स्पेलिंग हैमरेज। डबल R में गलती होती है और H में गलती होती है हैमरेज में। ठीक है, देखो हीमो का मीनिंग तो ब्लड होता है, हीमो का मीनिंग ब्लड होता है, रेज से याद रखना। ठीक है, हैमरेज। ठीक है, ऐसे ही देखो कुछ ऐसे वर्ड है जहाँ इस तरह की प्रॉब्लम होती है, जैसे डायरिया वो याद रख लो, जैसे अमीबा वो याद रख लो, पैरामीशियम याद रख लो। ठीक है, आपको ये मैंने आप देख लेना स्पेलिंग मिस्टेक में करवाया होगा। ठीक है ना, मैं वैसे यहाँ भी एक बार लिख देता हूँ आपको सारा फिर से, तो आप इसे देख लो। ठीक है, आप देखना पेन ड्राइव में होगा, नहीं होगा तो मैं करवा दूंगा फिर आगे कभी किसी क्लास में। आज चलते हैं क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा फिर। कहाँ पहुँचे हम लोग, अरे ये क्या हो रहा है। नेक्स्ट आ जाओ, कैकोफोनी। कैको मीन्स होता है गंदा, फोनी मीन्स आवाज़, जिसकी ना गंदी आवाज़ है उसे हम कहते हैं कैकोफोनी, कर्कश ध्वनि। ठीक है, कैको CACO होगा, PHONY होगा, तो कैकोफोनी ये होगा। कैको मीन्स गंदा, ये तो याद रखने वाली बात है। फोन से बना फोनी, PHONE की जगह वाई, फोनी, कैकोफोनी। ठीक है, मिसचीवियस, ये भी बहुत बार आता है एग्जाम में, ध्यान रखना। मिसचीवियस, मिस ऐसे याद रखो, मिसचीवियस CHI। ठीक है, और जब ये CH आता है तो आई पहले आता है, ई बाद में आता है। ये मैंने आपको स्पेलिंग मिस्टेक वाले में करवाया हुआ है, देखो उसको ध्यान से। मिसची, ठीक है, और उसके बाद वस, मिसचीवस, VOUS लगा दो, मिसचीवस ऐसे याद रख लोगे तो भी हो जाएगा। मिसचीवस, मिसचीवियस करोगे ना तो हो सकता है दिक्कत हो। जैसे सेपरेट को सेपरेट याद रखोगे तो दिक्कत होता है, सेपारेट लिखते हैं, सेपारेट तो याद रहता है। ठीक है, रेस्टोरेंट, ये स्पेलिंग याद कर लो, ये सब ऐसे हैं जो हमेशा आते रहते हैं। ठीक है, और मैंने आपको करवाया भी है, स्पेलिंग मिस्टेक में देखना आप। चलिए, ये आ गया फिर PQRS, इसको अब करते हैं हम लोग। चलो, तो PQRS में जो फर्स्ट है आप देखो पढ़ो, फर्स्ट क्या क्या रही है, द टीचर आस्क्ड द बॉयज टू बी क्वाइट, टीचर ने बच्चों का चुप रहो। अब उसके बाद नेक्स्ट क्या है, द बॉयज ओपन्ड देयर बुक, सडनली देयर वॉज सम नॉइज आउटसाइड। सडनली इसका मतलब इससे पहले कुछ होगा। देन ही आस्क्ड देम टू ओपन देयर बुक, देख रहे हो, द बॉयज ओपन द बुक, कब, जब टीचर ने कहा। इसका मतलब इसके बाद क्या आना चाहिए, आर। देन द टीचर आस्क्ड, देन ही आस्क्ड, ही मतलब क्या, टीचर आस्क्ड देम टू ओपन देयर बुक, तो इसके बाद बच्चों ने क्या किया, बुक खोला, द बॉयज ओपन देयर बुक। फिर यहां के बाद आएगा कि सडनली आवाज सुनाई दिया आउटसाइड, तो टीचर ने बाहर देखा कि क्या होता, द टीचर लुक्ड आउटसाइड, तो क्या दिखा, अ डॉग हैज एंटर्ड इन द स्कूल प्रेमिसेस। ठीक है, तो पहले क्या हुआ, आर किस में है, ये रहा, ये तो एक ही बार में बस एक ही आपने पकड़ लिया होता तो हो जाता आंसर। ठीक है, देख लो, आर, उसके बाद हमारा P, उसके बाद Q, उसके बाद S।
ठीक है, समझे। इस तरह से हम ना, क्या होता है PQRS में क्या होता है, हमें देखना होता है कि पहले देखो, मैंने आपको PQRS जब करवाया था वीडियो, आपने देखा होगा, उसमें मैंने आपको इसके ट्रिक्स बताए हुए हैं कि हम किन किन वर्ड्स, रिलेटिव प्रोनाउन, इन सबको देख के पकड़ते हैं कि इसके बाद इसका कौन सा सेंटेंस आना चाहिए, ठीक है। और सेंटेंस के स्ट्रक्चर से देखते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। प्लस मैंने आपको रिलेटिव प्रोनाउन से कैसे करते हैं वो सिखाया है, तो आप उस वीडियो को जरूर देखो यदि आपने नहीं देखा है तो, ठीक है। तो आराम से कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। PQRS में एक नंबर, एक PQRS रॉन्ग नहीं होना चाहिए। PQRS फ्री के नंबर होते हैं, आप ये समझ लो, ये एक PQRS भी रॉन्ग नहीं होना चाहिए आपका। देखो नेक्स्ट, रोज वॉज लोनली इन द हाउस, वो लोनली थी, अकेली थी। अब P पे आओ, देखो क्या कह रहा है, सी वॉज वेरी गुड एट दैट, किस पे वो गुड थी, कह रहा है ना क्वेश्चन, ये P सेंटेंस जो है वो क्या कह रहा है कि सी वॉज वेरी गुड एट दैट, किस चीज पे गुड थी, इसका मतलब इससे पहले कुछ है, तो इसका मतलब ये पहला तो नहीं हो सकता, P से हमारा जो है ये स्टार्ट तो नहीं हो सकता, तो P वाला जो है ना यहां से काट दो, ठीक है। अब Q से देखो, सी सेट ऑल द डे इन अ रूम ऑन द टेरेस, वो पूरे दिन एक रूम में टेरेस पे बैठी रहती थी, तो ये हो सकता है कि हो, अभी हम इसको पॉइंट करते हैं। नेक्स्ट पढ़ो, और शी वुड सिट ऑन द रग एंड डू हर रीडिंग एंड राइटिंग, वो एक रग पे बैठती थी और अपना रीडिंग राइटिंग करती थी, तो ये भी हो सकता है। नेक्स्ट देखो क्या है, एस इट वॉज अ लिटिल रूम विद नथिंग, तो पहले देखो क्या है, रोज वॉज लोनली इन द हाउस, ठीक है ना। और ये क्या कह रहा है, देखो इसमें क्या कह रहा है, इट वॉज अ लिटिल रूम, यानी रूम का पहले, इससे पहले जिक्र आना चाहिए, इट वॉज अ लिटिल रूम, तो रूम का जिक्र कहां पे, देखो यहां पे, शी सेट ऑल द डे इन द रूम, तो इसके बाद क्या आना चाहिए, क्यू, कि वो पूरे दिन रूम में बैठा रहती थी, टेरेस पे, छत पे, और वो कैसा रूम था, छोटा रूम था, तो क्यू के बाद क्या आना चाहिए, एस, तो क्यू के बाद एस कहां है, इसमें है, देखो, ठीक है। उसके बाद क्या करती थी, वो उसमें बहुत अच्छी थी उस काम में कि बैठी रहती थी, अपना रीडिंग राइटिंग करती रहती थी, ठीक है। वो रग पे बैठती थी और फिर रीडिंग राइटिंग करती थी, है ना। और सी वॉज वेरी गुड एट दैट, उसमें बहुत अच्छी थी, तो P बाद में आएगा, लास्ट में आएगा, ठीक है, समझे। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट देखो, रीअरेंज द पार्ट ऑफ द, ये थोड़े से डिफरेंट, ये थोड़ा सा डिफरेंट PQR है, देख लो इसको। रीअरेंज द वर्ड ऑफ द सेंटेंस इन करेक्ट ऑर्डर, इमेजिन द गवर्नमेंट, है ना, ये बहुत पहले आया करता था, तो मैंने एक दो इस तरह का इसलिए डाल दिया कि आपको पता चल जाए, ये पहले आया हुआ इस तरह का, लगभग 2011 और 10 के पेपर में आता था, ठीक है। देखो क्या कह रहा है, पहले कह रहा है इमेजिन द गवर्नमेंट, यानी कि आपको द गवर्नमेंट से स्टार्ट करना है, द गवर्नमेंट, ये आपको इमेजिन करना है, पहला सेंटेंस, द गवर्नमेंट। अब देखो, वर एन इन्वेस्टर ट्राइंग टू मैक्सिमाइज इंडियाज लॉन्ग रन इकोनॉमिक ग्रोथ, तो द गवर्नमेंट ट्राइंग टू मैक्सिमाइज इंडियाज लॉन्ग रन इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है ना। तो पहले क्या आना चाहिए, देखो, यदि हम वर लगाते द गवर्नमेंट, अब यहां पे वर है, तो वर से पहले सब्जेक्ट आना चाहिए, और क्यू में आर में कोई सब्जेक्ट है नहीं, तो यानी कि हमें द गवर्नमेंट के लिए वर लगाना, और गवर्नमेंट प्लूरल होता भी है, तो वर, द गवर्नमेंट वर एन इन्वेस्टर ट्राइंग टू मैक्सिमाइज इंडियाज लॉन्ग रन इकोनॉमिक ग्रोथ, तो ये तो पूरा सजा के ही दे दिया इसने, PQR, ये P आएगा फिर Q आएगा फिर R आएगा, यानी दिस वन। देखो क्या कह रहा है, द गवर्नमेंट वर एन, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब है तो इससे पहले सब्जेक्ट आना चाहिए, तो गवर्नमेंट, और दोनों में से, इन दोनों में से किसी में देखो सब्जेक्ट है नहीं, द गवर्नमेंट वर एन इन्वेस्टर, वो एक इन्वेस्टर होता है, वर एन इन्वेस्टर था, ठीक है ना, ट्राइंग टू मैक्सिमाइज इंडियाज लॉन्ग रन इकोनॉमिक ग्रोथ, लॉन्ग रन क्या, इकोनॉमिक ग्रोथ, तो इसीलिए PQR ही आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आइए, इसको क्या रिअरेंज करना है, एग्रीगेट इन करेक्ट ऑर्डर, एग्रीगेट लेवल ऑफ अंडर न्यूट्रिशन इन इंडिया, हमें ये सोच के चलना है, एग्रीगेट लेवल्स ऑफ अंडर न्यूट्रिशन इन इंडिया, रिमेनिंग शॉकिंग हाई डिस्पाइट द इमेंसिव स्टंटिंग इन द लास्ट डिकेड, रिडक्शन इन, ठीक है। तो क्या होना चाहिए, पहले लेवल न्यूट्रिशन इन इंडिया रिमेन, एग्रीगेट, यहां से लेना है, एग्रीगेट लेवल्स ऑफ अंडर न्यूट्रिशन इन इंडिया, जो जिनमें न्यूट्रिशन की कमी है,
रिमेन शॉकिंग हाई डिस्पाइट द इम्प्रेसिव, स्टंटिंग इन द लास्ट डिकेड, स्टंटिंग मतलब कम हो रहा है लास्ट डिकेड में, रिडक्शन इन, तो रिडक्शन इन यानी इसके बाद में कुछ आना चाहिए, पहले कुछ आना चाहिए, रिडक्शन इन स्टंटिंग, रिडक्शन इन, पहले तो क्या आना चाहिए कि हम यहाँ देखो, यदि हम स्टंटिंग लेते हैं तो इसके पहले कुछ आना चाहिए, स्टंटिंग इन द लास्ट डिकेड, तो इसका मतलब ये तो नहीं होगा। रिडक्शन इन यानी इसके पहले भी कुछ होना चाहिए, इसके बाद भी कुछ होना चाहिए, इसका मतलब पी ही पहले आएगा। एग्रीगेट लेवल ऑफ अंडर न्यूट्रिशन इन इंडिया रिमेन शॉकिंगली हाई डिस्पाइट द इम्प्रेसिव रिडक्शन, जबकि बहुत कम हुआ है, रिडक्शन हुआ है, रिडक्शन इन स्टंटिंग, स्टंटिंग इन द लास्ट डिकेड, जबकि लास्ट डिकेड में कम हुआ है, तो पी आर क्यू होना चाहिए। मुझे ये जो आर था ना यहाँ पे, ये कनेक्टर मिल गया, ठीक है। देखो हर पी क्यू आर एस में एक ऐसा सेंटेंस होगा या कोई एक ऐसा पी क्यू आर एस में से कोई होगा जो पूरा एक क्या होता है, एक धागा है जो सबको बांध देगा, वो आपको पकड़ना होता है, ठीक है ना। और बाकी जो ट्रिक्स बताए हुए हैं वो यूज करो। देखो, rearrange the parts of sentence in correct order. 1 year after its official launch, 1 साल ऑफिशियल लॉन्च के बाद, ऑफिशियल लॉन्च, while expectations यानी इससे पहले कुछ आना चाहिए, है ना, कह रहे हैं while expectation, किस चीज का एक्सपेक्टेशन है, इससे पहले कुछ आना चाहिए, ये नहीं होगा। 1 year after its initial launch, किस चीज का इनिशियल लॉन्च, has largely escaped the hospital, have been scaled down the rhetoric. हाँ, 1 year after its official launch, have been, देखो ये पूरा सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद ये हेल्पिंग वर्ब, have been scaled down, देखो यहाँ पे कॉमा भी लगा हुआ है, देखो यहाँ देखो कॉमा लगा हुआ और यहाँ कॉमा, ये जब कॉमा एक स्टार्ट हुआ तो कॉमा बंद वाला भी होगा, तो उससे भी पता चल गया कि आर आएगा पहले, और ये इसी में have been scaled down the rhetoric while the expectations has largely escaped political scrutiny। हाँ बिल्कुल ठीक है, RPQ समझो, एक बार मैं फिर से समझा रहा हूँ। देखो 1 year after its official launch, तो ये तो पूरा सब्जेक्ट हो गया, यानी इसके बाद फिर आगे हेल्पिंग वर्ब चाहिए मुझे, ठीक है। तो हैव बीन स्केल डाउन, और मुझे इस कॉमा से ही पता चल गया कि यार यहाँ एक कॉमा है, तो एक देखते हो जब कोई सेंटेंस स्टार्ट होता है एक कॉमा आता है, फिर उसके बाद कोई दूसरा कॉमा भी उसके पास होगा, जो मैंने आपको बताया हुआ है ये जब मैं प्रोनाउन पढ़ा रहा था, कि ये कॉमा के अंदर जो होता है वो इसके पीछे जो सब्जेक्ट होता है उसको एक्सप्लेन कर रहा होता है, ठीक है। आप प्रोनाउन यदि आपने ढंग से क्लास किया होगा अपने पेन ड्राइव में, तो ठीक है, तो उससे भी पता चल रहा है कि आर पहले आएगा, ठीक है, और सब्जेक्ट है तो हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा, हैव बीन, ठीक है। 1 year after its ऑफिशियल लॉन्च, हैव बीन स्केल्ड डाउन द रेट्रिक while the rhetoric has largely, ठीक है। देखो एक्चुअली क्या है, ये इसका मेन पार्ट नहीं है, तुम यहां से देखो 1 year after its official launch, the rhetoric has largely escaped political scrutiny while expectations has largely escaped, तो R के बाद P, P के बाद Q। इस सेंटेंस को यदि आप पूरा ऐसे लिखोगे ना, तो आपको देखो ज़्यादा इफेक्टिव लगेगा। मैं एक बार आपको ना पूरा लिख के दिखाता हूँ, देखो तो आप इसको पूरा और समझ पाओगे। देखो ये कॉमा था, इसके बाद आएगा हैव बिन। आपको कहोगे सर सब्जेक्ट तो ये सिंगुलर है तो हैव बिन क्यों? तो भाई ये भी तो मैंने आपको सिखाया हुआ है ना कि ये इसके लिए है ही नहीं, ये तो पैरेंथेसिस बस इसको एक्सप्लेन कर रहा है। अब इसके बाद द रेट्रिक देखो, अब इसको पढ़ो। जो कॉमा के अंदर होता है ना वो मेन पार्ट नहीं होता सेंटेंस का। 1 year after its official launch, the rhetoric
वाइल एक्सपेक्टेशंस, रेटिक मतलब जो पुरानी चीजें हैं, वाइल एक्सपेक्टेशंस हैज, 1 ईयर के लिए हैज आ गया ना, हैज लार्जली एस्केप पॉलिटिकल स्क्रूटनी। ठीक है, तो ये मैंने आपको PQRS इस PRQ वाला इसलिए दिया, देखो जब PQRS ज़्यादा सेंटेंस होगा ना तो उसको अरेंज करना भी ईजी होता है। ठीक है, आप ये मत सोचना कि कभी छोटा वाला जो ना ईजी होता है, जितने ज़्यादा वर्ड्स देगा वो उतना ही ज़्यादा उसको अरेंज करना भी ईजी होता है, आप ध्यान रखना इस बात को। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग पैसेज पे चलते हैं, पहले पैसेज पढ़ लेते हैं। तो पैसेज का अपना तरीका पहले हम फॉलो करते हैं, पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि क्या है। रेडियम इज कंसीडर्ड डेंजरस बिकॉज द एंटोनिम ऑफ स्कार्स, ठीक है, स्कार्स की मतलब तो कमी होता है ना, तो अपोजिट होगा अबंडेंट, ये तो देख के ही हम लगा सकते हैं। What is the main subject of discussion in the passage? देखते हैं। The word fortune here mean, fortune मतलब होता है wealth, ये तो देख के ही लगा सकते हैं, लेकिन देखते हैं fortune का कहीं और मीनिंग तो नहीं है अपने पैसेज में। Why is radium very costly? ठीक है, पहले जब देखो, जब पहले हम क्या करते हैं, एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं तो हमें याद रहता है मन में हमारे अंदर कि हमें ये चीज़ ढूंढना है। अब पढ़ना शुरू करते हैं। रेडियम इज अ वाइट पाउडर दैट लुक्स लाइक अ टेबल सॉल्ट। ठीक है, अ पॉन्ड ऑफ इट्स वर्थ 1000 pound ऑफ गोल्ड। ठीक है ना, रेडियम इज वेरी कॉस्टली, पूछा हुआ है बिकॉज ऑफ इट सो स्कार्स, क्योंकि इसकी कमी है। अ मियर पिंच ऑफ इट वर्थ स्मॉल फॉर्चून, यदि आपका थोड़ा सा एक चुटकी भी होगा तो आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा आ जाएगा। स्मॉल फॉर्चून मतलब करोड़ रुपए होते हैं, स्मॉल फॉर्चून मतलब 1 आध करोड़ तो आ ही जाएगा। देयर आर ओनली अ फ्यू स्पूनफुल इन ऑल द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में थोड़े से ही हैं ये, बट रेडियम इज सो पावरफुल दैट टू मच ऑफ इट वुड डेंजरस, ज्यादा ये डेंजरस हो सकता है। इफ अ पॉन्ड और टू कुड बी गैदर्ड, यदि ज्यादा एक जगह मिल गया तो उससे क्या लॉस होगा रेडियम से, एट वन स्पॉट इट वुड किल पीपल हु केम नियर, जो उसके नियर जाएगा उसको किल कर सकता है ना, उसके रेडिएशन से हम लोग मर जाते हैं। द रेडियम साइंटिस्ट होप टू लर्न हाउ टू चेंज वन एलिमेंट इनटू अनदर, रेडियम से एक एलिमेंट को दूसरे में बदलने साइंटिस्ट ने सीखा है। इट वुड बी इंटरेस्टिंग एंड प्रॉफिटेबल टू चेंज अदर मेटल इनटू गोल्ड, यदि हम दूसरे किसी भी मेटल को गोल्ड में चेंज कर पाए तो कितनी अच्छी बात है। बट इट वुड बी वर्थ मोर टू मैन, लेकिन ये ज़्यादा, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो इंसानों के लिए ज़्यादा अच्छा हो। टू लर्न हाउ टू गेट ऑल द पावर फ्रॉम द एटम टू डू मैन्स वर्क, गोल्ड में किसी भी इसका यूज़ करके किसी चीज़ को गोल्ड में बदलने से ज़्यादा अच्छा है कि हम इंसानों की भलाई के लिए इसको यूज़ करें, ताकि डे टू डे इंसानों के काम, ऐसी चीज़ों में काम आए जब वहाँ वो फंस जाए, मैन्स वर्क उसके काम आ सके, है ना, गोल्ड बदलने से अच्छा है। अब 91 देखो, रेडियम इज कंसिडर्ड डेंजरस बिकॉज, क्यों डेंजरस माना जाता है, इट वुड हेल्प अस टू टर्न अदर मेटल इनटू गोल्ड, नहीं, इट वुड किल मिलियन ड्यू टू इट्स रेडियो एक्टिविटी, हाँ, रेडियो एक्टिविटी की वजह से जो उसकी पावर है उसकी वजह से मार सकता है, किसी कमी की वजह से तो ना मार देगा ये। इट वुड टेल अस हाउ टू गेट पावर फ्रॉम रेडियम, नहीं। देखो, एंटोनिम ऑफ स्कार्स मीन्स कमी, अबंडेंट मीन्स बहुत ज्यादा। व्हाट इज द मेन सब्जेक्ट डिस्कशन, रेडियम है, सिंपल। द वर्ड फॉर्च्यून, वेल्थ, क्या इसका मीनिंग, 95 पे। वाई इज रेडियम वेरी कॉस्टली, क्योंकि ये बहुत कम है। इट इज पावरफुल एंड डेंजरस, इट इज फाउंड इन स्मॉल क्वांटिटी, क्योंकि ये बहुत कम क्वांटिटी में हमें अवेलेबल है, अवेलेबिलिटी कम है तो ऑब्वियसली महंगा होगा, और इसके गुण भी बहुत सारे हैं। कैंसर के ट्रीटमेंट में रेडियम को यूज़ किया जाता है। आप कहोगे कि सर जब कैंसर के ट्रीटमेंट में रेडियम का यूज़ करते हैं तो रेडियम हार्मफुल क्यों है? भाई देखो, कैंसर क्या होता है, किसी हमारे बॉडी में जब बहुत सारे सेल ग्रोथ करने लग जाते हैं ना, अनवांटेड सेल जिसकी हमें जरूरत नहीं है, तो वो कैंसर हो जाता है। तो रेडियम का जो रे होता है ना, रे निकालते हैं उससे, और वो इन सबको किल कर देता है, ऐसे इन सबको किल कर देगा, ठीक है। और मान लो आप उसके नज़दीक चले गए और कहीं पे बहुत सारा इसमें से इसकी रेडियो एक्टिविटी ओके, इसकी रेज निकलती रहती हैं, गामा और अल्फा और गामा और रेज वगैरह, तो वो आपके जो अच्छे सेल हैं उसको नुकसान कर देगा, किल कर मार सकता है आपको, ये है ना। मतलब ये ऐसी चीज़ें हैं जो आपको दिखेगा नहीं, लेकिन फिर भी इंसान, है ना, जिसको अनदेखी चीज़ों से फाइट करने वाली बात है, ठीक है। तो रेडियम की खोज से रिलेटेड क्वेश्चंस आता रहता है एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू द ऑथर ऑल आर्ट इज, देखते हैं क्या कहता है ऑथर। द ऑथर बिलीव दैट मैन्स ग्रेटेस्ट एंड डिस्टिंग्विशिंग एबिलिटी इज, क्या है, चलो ठीक है, वो भी हम देखेंगे अभी। अरिस्टोटल आर्ग्यू दैट पोइट्री इज, पोइट्री के बारे में अरिस्टोटल का क्या कहना है, ओके। अकॉर्डिंग टू द ऑथर डैश इनेबल हिम टू प्रोजेक्ट अ विजन
ऑफ द फ्यूचर, फ्यूचर को देखने से उसको किसने, मतलब क्या इस पे है ऐसा कुछ। अरिस्टोटल्स आर्ग्यूमेंट सपोर्ट्स द व्यू दैट पोइट्री सोज, ठीक है, पोइट्री में जो है अरिस्टोटल उसको सपोर्ट करता है। तो ऐसा क्या है पोइट्री में जिसको अरिस्टोटल सपोर्ट करता है? चलो अब हम इसको पैसेज को पढ़ेंगे, देखते हैं। देखो तो पहला क्वेश्चन क्या है भाई, सॉरी पहले पढ़ लेते इसको। ऑल आर्ट इज इन एन इंपॉर्टेंट सेंस एन एस्केप, देयर इज अ सेंस इन विच द कैपेसिटी टू एस्केप फ्रॉम हिज प्रेजेंट, ओके प्रेजेंट से एस्केप करना, present experience, to use his accumulate consciousness of the past to project a vision of the future, ताकि प्रोजेक्ट फ्यूचर के विजन को समझ पाए। इज मैंस ग्रेटेस्ट एंड डिस्टिंग्विशिंग एबिलिटी, यही मैन का ग्रेटेस्ट क्वेश्चन पूछा हुआ एबिलिटी है। वी मस्ट नॉट फॉरगेट द फोर्स ऑफ एरिस्टोटल आर्ग्यूमेंट दैट पोइट्री इज वैल्यूएबल प्रिसाइजली बिकॉज इट shows मैन नॉट सिंपली एज दे आर बट एज दे ought टू बी, जैसा कि वो होना चाहते हैं। इन टर्म्स मोर सिंपैथेटिक टू अस टुडे एज दे आर कैपेबल ऑफ बिकमिंग। देखो ये क्या ना कह रहा है, अरिस्टोटल ये कहता है कि मनुष्य हो सकता है कि वो खराब है लेकिन वो अच्छा बनना चाहता है, यही अच्छाई है, ठीक है ना, पोइट्री की। अब आ जाओ क्वेश्चन पे। अकॉर्डिंग टू द ऑथर ऑल आर्ट इज, ऑल आर्ट इज, तो पहले देखो क्या रखा है, एन एस्केप, ऑल आर्ट इज एन एस्केप। ये देखो पैरेंथेसिस आ गया ना यहाँ पे, देखो एक पैरेंथेसिस है, पैरेंथेसिस मींस कोमा, ये कॉमा है तो यहाँ भी एक कॉमा, देखो ये मेन पार्ट नहीं होता सेंटेंस का। ऑल आर्ट इज एन एस्केप, लगा दो एन एस्केप पे। चलो सेकंड पे आओ। द ऑथर बिलीव्स दैट मैंस ग्रेटेस्ट एंड डिस्टिंग्विशिंग एबिलिटी इज, कौन सी एबिलिटी है उसकी? हिज एबिलिटी टू प्रोजेक्ट द फ्यूचर, यहाँ पे ये देखो, इज the past to project a vision of the future, his ability to project the future, फ्यूचर को समझना, यही उसकी गुण है जो जानवर नहीं कर सकते। एरिस्टोटल argues that poetry is, पोइट्री क्या है? वैल्यूएबल, एन एस्केप, एन आर्ट और ऑल ऑफ द अबव। वैल्यूएबल है, ये वैल्यूज है पोइट्री। देखो ये लास्ट में यहाँ पे कहा हुआ है, ये देखो इट शोज द वैल्यू इज वैल्यूएबल प्रिसाइजली, है ना, ये रहा ना वैल्यूएबल। चलिए नेक्स्ट देखो क्या है। अकॉर्डिंग टू द ऑथर डैश इनेबल हिम टू प्रोजेक्ट अ विजन ऑफ द फ्यूचर, मैंस प्रेजेंट एक्सपीरियंस, नहीं, मैन जो प्रेजेंट पास्ट से सीखता है और एक्यूमुलेट करता है वो, ये देखो यहाँ पे बोला है ना इसमें, यहाँ देखो आप इस लाइन में, एक्यूमुलेट कॉन्शियसनेस, है ना, ये उसको फायदा करता है। तो मैंस एक्यूमुलेट कॉन्शियसनेस ऑफ द पास्ट, पास्ट से जो सीख के वो जमा करके रखता है, एक्यूमुलेट मतलब जमा करना, वो उसको फ्यूचर में मदद करता है देखने में। एरिस्टोटल आर्ग्यूमेंट सपोर्ट्स द व्यू दैट पोइट्री शोज, पोइट्री क्या क्या बताता है भाई? मैंस नॉट सिंपली एज दे आर, सही बात है। व्हाट मेन ऑट टू बी, वो क्या चाहता है। व्हाट मैन आर कैपेबल ऑफ बिकमिंग, हाँ सब बताता है पोइट्री के अकॉर्डिंग। अरिस्टोटल लास्ट लाइन था ये, ठीक है, तो ऑल द अबव, ठीक है। तो ये हमने इंग्लिश का जो है टेस्ट नंबर 11 को हमने कंटिन्यू किया है, इसके सारे